हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग साइंस के सेकेंड सीटिंग में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन 2025 में पूछे गए थे। फर्स्ट सीटिंग वाले वीडियो में आप देखिएगा कि इस सेट से उस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैच कर रहे हैं, और ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बोर्ड किस तरह के सवाल आपसे पूछता है। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो अगर एल्युमिनियम फर्स्ट देखा जाए तो इसका परमाणु संख्या होता है 13, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए 3। ठीक है। वैसे ही पी फॉस्फोरस है, इसका परमाणु संख्या होता है 15, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए 5। सोडियम, इसका परमाणु संख्या होता है 11, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है 1। मतलब ये सीक्वेंस चलता है 2, 8 और उसके बाद जो भी आगे आए, तो 10 के बाद जो आ रहे हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसके बाद है सिलिकॉन, इसका है 14, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है 4। तो सबसे ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है जिसमें प्रदूषण नहीं होता है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा सभी प्रदूषण मुक्त स्रोत है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? तो ओजोन परत अवक्षय के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल, आहार और पइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? तो ये बिहार राज्य की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो प्रकृति द्वारा मिला हुआ है मृदा, जल, वायु सभी, तो इनमें से सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग हैं। वनों पर आधारित उद्योग कौन से हैं? तो लाख, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, ये सारे वनों पर आधारित उद्योग हैं, तो इसका ऑप्शन भी डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो आयोडीन मिलता है नमक से, आपको पता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। तेल लगा कागज होता है। देखो, अगर नॉर्मल कागज हो तो उसके आर पार नहीं देख सकते, लेकिन अगर तेल लगा दिया जाए तो हम थोड़ा थोड़ा आर पार देख सकते हैं। तो ये हो गया पारभासी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? कैसा प्रकाश आता है सूरज से? तो सूरज से समानांतर प्रकाश पुंज आता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और उत्तल दर्पण से बनेगा तो वो छोटा रहेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है? तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। 1/v + 1/u = 1/f। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फिर 13 नंबर प्रश्न है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब आप याद रखिए कि हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक फोकस दूरी किसकी होगी? तो ये होगी उत्तल दर्पण की। ऐसे उत्तल दर्पण इस तरह का होता है, उत्तल दर्पण है, और यहाँ से मान लो चीज़ें परावर्तित हो रही है, तो ये इसकी फोकस दूरी यहाँ कहीं होगी। तो राइट साइड को धनात्मक कहते हैं, लेफ्ट साइड को ऋणात्मक। तो उत्तल दर्पण की क्या हो गई? धनात्मक हो गई। ठीक है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो फोकस दूरी कैसे निकालते हैं? त्रिज्या दिया हुआ है तो त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। अगर ये 32 दिया हुआ है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 16। और
चूँकि उत्तल दर्पण की बात हो रही है तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन डी +16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूँ मैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नांकित में आवर्धक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा है? तो आवर्धक शीशा वो होता है जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, और ये होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षण को नियंत्रित करता है, तो यौनावस्था को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? तो सुरक्षित गर्भपात होता है अंग निर्माण की अवस्था में, ये 4 से 8 हफ्ते के बीच होता है। उसके बाद अगला सवाल, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? कृत्रिम जो मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है, तो पार्क, जल जीवशाला और फुलवारी, इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, जो अपने आप अपघटित नहीं हो सकता है? तो ये पदार्थ है प्लास्टिक। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सही आहार श्रृंखला है मतलब कौन किसको खाता है? तो मछली घास गाय नहीं होगा, बकरी घास हिरण नहीं होगा, घास हिरण शेर, घास खाता है हिरण और हिरण को खाता है शेर। तो सही आहार श्रृंखला हो गया ऑप्शन सी। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब जो किसी जीव के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जैव निम्नीकरण योग्य। ऑप्शन सी। ठीक है, अगर अपघटित ना हो तो गैर जैव निम्नीकरण योग्य हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाता है, लेकिन यहाँ अपघटित हो जाता है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? मतलब कचरा कैसे उसको प्रबंधित किया जा सकता है? शहर के बाहर जला देना, ठीक है, गड्ढों के भरने में उपयोग करना, ये भी सही है, कुछ कचरे का पुनः चक्रण करना, ये भी सही है। तो ये सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? पराबैंगनी किरणें मनुष्य में त्वचा का कैंसर के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि किरणें हमेशा त्वचा पर ही, हमारे स्किन पे ही पड़ती है, तो त्वचा का कैंसर इससे हो सकता है। ठीक है, यूवी रे बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे, त्वचा के कैंसर के लिए जिम्मेदार है। कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो ये लेंस है उत्तल लेंस, इसमें हम वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में आपको पता है 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण या रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल रंग, ये सबसे कम झुकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? तो पुतली की साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे है, निकट दृष्टि में किस लेंस का उपयोग या प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है, तो इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो कुंडली का प्रतिरोध R ज्ञात करने के लिए R=V/I, R बराबर V/I, ये सूत्र यूज करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इतने ओम का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो वैसे तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट प्रति घंटा, लेकिन हम लोग व्यापारिक मात्रक अगर पूछे तो यूनिट बोलेंगे। मीटर में हम लोग देखते हैं कि कितने यूनिट का बिल आया। ठीक है, तो व्यापारिक मात्रक हो गया यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? जो सबको ब्लड दे दे लेकिन ले किसी से भी नहीं, तो वो है रक्त समूह ओ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
अगला है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो अगर डायलिसिस मशीन से रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है तो इसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है या हेमोडायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो इसका आंसर होगा विसरण द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं अगले सवाल पे। बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकालता है। तो बबूल के पौधे से मुख्यतः गोंद बाहर निकलता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है। तो वो निकलता है वृषण से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका के विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है। तो कोशिका के विभाजन को रोकने वाले हार्मोन को हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। तो पुष्प के नर जननांग को हम पुंकेसर बोलते हैं और स्त्री वाला रहता है तो स्त्री केसर बोलते हैं। अगला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र डायरेक्ट याद रखिए CaOCl2। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो अम्लराज में HCl 3 भाग और HNO3 1 भाग होता है। 3:1। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है PbOH किस प्रकार का लवण है। तो PbOH एक क्षारीय लवण है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। अमोनिया NH3 होता है तो नाइट्रोजन 1 भाग और हाइड्रोजन 3 भाग 1:3। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड SO2 बनाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है। तो देखिए ये परमाणु संख्या 8 है, ये ऑक्सीजन होता है तो ये तो धातु बिल्कुल भी नहीं है। परमाणु संख्या 9 है फ्लोरीन, ये भी धातु नहीं है। ये परमाणु संख्या 12 है तो ये होता है मैग्नीशियम, ये एक धातु होता है। और परमाणु संख्या 6 है कार्बन, ये भी धातु नहीं है। तो ये ABCD पे ध्यान नहीं देना है, परमाणु संख्या परमाणु भार पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो पारा के साथ अगर कोई धातु मिला दे तो इसे जो मिश्र धातु बनेगा उसको बोलते हैं अमलगम। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन कार्बन का अपरूप है। मतलब कार्बन का अपरूप ये है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन सभी है तो इनमें से सभी। अगला है निम्नांकित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा मिलता है सूर्य से, सभी ईंधनों को, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है। महासागर में ऊर्जा किस तरह से हम उपलब्ध मिलता है। तो ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय ताप ऊर्जा, ये तीनों ही सही है तो इनमें से सभी। अगला है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। पिछले सेट में पूछा हुआ था कलपक्कम किस राज्य में है, इस बार तारापुर पूछा हुआ है तो तारापुर ये होता है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। अगला सवाल वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो दो तरह की अभिक्रिया होती है, एक ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, और एक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मतलब घटता है या कम होता है ऊष्माशोषी बोलते हैं। तो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है।
उपचयन में क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए। हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉन की हानि, ऑक्सीजन का संकलन, इनमें से सभी। तो उपचयन में ये सारे ही काम होते हैं, तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन सा है? सूचक दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक संश्लेषित। तो प्राकृतिक होता है लिटमस पत्र और संश्लेषित सूचक है मेथिल ऑरेंज। ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है और लिटमस पत्र नेचुरली होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो ये है क्षार। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है, और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव सदिश राशि है, अदिश राशि है, कौन सी है? तो ये होगा अदिश राशि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक है, आर्मेचर के घूर्णन पर, ये दोनों ही होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा लेंज के नियम से, ठीक है। लेंज के नियम से ही हमें पता चलता है कि जो धारा होगी किस दिशा में जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? ये 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है, हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज पे विद्युत धारा आता है। अगला क्वेश्चन है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है? तो ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो जीवाश्म ईंधन अगर जलाएंगे तो इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव है CH4 यानी मीथेन। अगला क्वेश्चन है कि टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है, तो इसका आंसर होगा, टिंचर आयोडीन जो विलयन होता है वो बना होता है एथिल एल्कोहल से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं 1-प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? मतलब कमरे में रखा जाए तो इनमें से कौन सा द्रव के रूप में पाया जाएगा? तो इसका आंसर है एथेनॉल, ये कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, तो ये बनाता है नाइट्रोबेंजीन, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। अगला है, निम्नांकित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ईंधन के रूप में हम एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल सभी यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा समूह डोबरेनर त्रिक बनाता है? डोबरेनर त्रिक है कि कोई भी दो तत्वों का जो औसत होता है वो बीच वाला तत्व होता है। तत्वों की परमाणु संख्या लेते हैं और उसका औसत निकाल के उस तत्व को बीच में रखते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो डोबरेनर त्रिक में आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो ओजोन का आणविक सूत्र है O3, डायरेक्ट याद रखिए O3। आते हैं अगले सवाल पे, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन गैस में 2 आबंध पाए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल के में एक अवशेष अंग है जिसका कोई काम नहीं है? तो ये है अपेंडिक्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है,
शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक लंबी होती है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत ज़्यादा लंबी होती है। अगला सवाल है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है काइम, काइल, चाइल लिखा है, काइल बोलते हैं इसको, और एक काइल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है, मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो मूल रोम के द्वारा अगर जल अवशोषित होता है तो परासरण के द्वारा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में 10 जोड़ा श्वास रंध्र होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। तो देखो, हृदय में रक्त का प्रवाह हमेशा आलिंद से निलय की ओर होता है। ठीक है, अब मान लो ऑक्सीजन युक्त रक्त है, ऑक्सीजन युक्त, यहाँ ऑक्सीजन के लिए मैं ओ लिख देता हूँ। ऑक्सीजन युक्त अगर रक्त है तो वो जाएगा बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और ऑक्सीजन के बिना अगर रक्त है तो ये जाएगा दाएं आलिंद से दाएं निलय में। मतलब रक्त का प्रवाह हमेशा आलिंद से निलय की ओर होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। और आखिरी प्रश्न है, रुधिर है, रुधिर मतलब रक्त, खून क्या है? तो ये है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्यों है? क्योंकि यह शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ने का काम करता है, तो इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।